नीना गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ बटजिला फैशन एंड एंटरटेनमेंट, और दोबारा से लेकर आई हूँ एक बार फिर से बातों बातों में सीजन 2। और आज हमारे साथ जो हमारी गेस्ट हैं वो ऐसी गेस्ट हैं जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, डाउन टू अर्थ हैं, और सबसे बड़ी बात है वो बहुत दिल की काइंड हैं। मतलब वो हर एक के लिए अपने एक दिल में बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर वाई राखी से और जानते हैं उन्हीं के जुबानी उन्हीं की कहानी। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर वाई राखी से। तो वेलकम मैम हमारे शो में, जिसका नाम है बातों बातों में सीजन 2। और इसमें हम जानेंगे आपसे थोड़ा सा आपकी लाइफ के बारे में, थोड़ा सा आपने कैसे स्टार्टिंग किया, क्या किया। तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपका बचपन कैसे बीता, आपने कब से सोचा कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहती हूँ, या सडनली रहा है आपकी लाइफ में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझे अलग अलग टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अक्सर देखते ही रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी जर्नी शुरू हुई एक मिडिल क्लास फैमिली से। और मेरे फादर जो थे, मेरे नाना जी डॉक्टर थे, मेरी मम्मा एक हाउसवाइफ थे, और मेरे फादर जॉर्डन फॉरेन में काम किया करते थे। और फिर वो सडनली उनकी बहुत छोटी एज में डेथ हो गई थी। उनके लीवर में कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो फिर मैं वनस्थली चली गई। मैंने अपनी सारी स्टडी वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में की है, वहाँ मैंने पढ़ाई की। पर मेरी भक्ति में मन शुरू से था। उसका रीज़न आई शुड से मेरी मदर है। मेरी माँ चाहती थी कि मैं बहुत पूजा पाठ करूँ। वो करती थी तो उन्हें देखकर मुझे भी लगता था। बचपन से मैंने उनके साथ कार्तिक नहाया, कार्तिक स्नान किया, तो घर में पूजा पाठ वाला माहौल था। मम्मी का कीर्तनों में जाना, तो मैं उनके साथ साथ जाती थी। हॉस्टल में पढ़ते थे तो वहाँ भी प्रेयर्स बहुत होती थी। और गांधी पर निर्धारित था वो पूरा का पूरा वनस्थली विद्यापीठ, जो कि एशिया का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है ऐसी, जहाँ पर सिर्फ महिलाएं पढ़ती हैं। जहाँ मैं कक्षा 6 में चली गई थी, तो वहाँ मैंने हमेशा पूजा पाठ, आराधना अर्चना देखी। बट मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूंगी। मैं हमेशा से टीचर बनना चाहती थी। बट मेरे पास टीचर के लिए बीएड करने के पैसे नहीं थे, तो मैं कॉलेज वनस्थली विद्यापीठ से नहीं कर पाई। फिर मैं दिल्ली वापस आ गई। मैं जॉब करती रही, साथ साथ मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी करी। शादी के बाद आफ्टर मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा, तुम जो बोलती हो वो हो जाता है। मायके वाले तो कहते थे जबान काली है, लेकिन हस्बैंड कहते थे तुम्हें कोई सिक्स सेंस है, तुम एस्ट्रोलॉजी पढ़ो। तो मेरी सारी एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई और उसका खर्चा इवन मेरे कॉलेज में मेरे हस्बैंड ने कराया। ओके, तो मतलब कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो सपोर्ट सिस्टम है वो आपके हस्बैंड है। मेरी लाइफ का सब कुछ अगर कोई है तो वो मेरे हस्बैंड है। अगर वो ना होते तो मैं ना होती। मतलब मैं हो सकती थी, लेकिन डॉक्टर वाई राखी तो बिल्कुल नहीं होती। सो दैट ऑल क्रेडिट गोज टू माई हस्बैंड। लोग कहते हैं ना, एक कामयाब शख्स के पीछे हमेशा एक औरत होती है, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी कामयाबी के पीछे हमेशा अपने हस्बैंड को देखा है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरा बोलने का तरीका, जब बहुत फास्ट बोलती थी तो उन्होंने इसे स्लो किया। हर पैनल, हर जगह पे वो इतने सपोर्टेड रहे, जिसका शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। तो वही चीज़ है ना मैम, कहते हैं कि अगर अब आपके साथ कोई भी आपका सपोर्ट सिस्टम हो तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे से आगे बढ़ती है। और वो अगर आपका हस्बैंड है, एक वाइफ के लिए, एक लेडी के लिए, अगर उसका हस्बैंड सपोर्ट सिस्टम है तो उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है डॉक्टर वाई राखी। तो हम सुरेश सर का भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनके कारण हम आपसे मिल पा रहे हैं, आपको देख पा रहे हैं। तो मैम हमने सुना है कि जो चीज़ आप किसी को बोलते हैं, बोलना बहुत आसान होता है। कि जैसे सारे ही एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं आप 3 बजे उठ जाइए, आप ये कीजिए, वो कीजिए। बोलना बहुत, लेकिन मैंने देखा है आपकी वीडियोस देखी हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से सुना है, लेकिन उनकी कहीं पे भी ऐसा नहीं देखा कि उनकी वीडियोस हैं जो कि दिखा रही हैं कि वो भी वही चीज़ करते हैं। बट हमने आपकी वीडियोस देखी हैं, हमने देखा है कि आप जो कहती हैं वो करती भी हैं खुद। तो ये आपको कैसे मतलब लगता है कि आप करती हैं, शुरू से करती आ रही हैं, या सिर्फ दिखाने के लिए करती हैं, या फिर आप लोगों को एक संदेश देना चाहती हैं? देखिए, सबसे पहले बीइंग ए एस्ट्रोलॉजर या बीइंग ए डॉक्टर या बीइंग ए योगा या मेकअप आर्टिस्ट, आप किसी भी प्रोफेशन को इसमें जोड़ दीजिए, चाहे वो वकील ही क्यों ना हो। जब तक आप अपने ऊपर कोई चीज एप्लीकेबल नहीं करते, अब आप एक बहुत मोटी सी औरत के पास जाएं और उससे कहें मुझे योगा सिखाओ, तो आप कहोगे इसे कुछ आता हो तो खुद ही पतली हो जाती, राइट। आप एक ऐसी लड़की के पास जाओ जिसकी लिपस्टिक अपने लिप से बाहर निकल रही हो, काजल आईलाइनर बाहर निकल रहा हो, और आप किसी के भी कहने पे मानेंगे कि वो एक मेकअप आर्टिस्ट है। तुम खुद अपना मेकअप नहीं कर पा रहे, तुम किसी का क्या करोगे। सो देखिए, मेरे ऐसा होने के पीछे एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको शुरू में बताया, मेरी लाइफ की क्रेडिट ऑल गोज टू माई मदर, जिन्होंने मुझे वनस्थली विद्यापीठ में पढ़ाने के लिए भेजा। उसके पीछे भी बहुत मज़ेदार स्टोरी है। मेरी मदर ने जब मुझे वनस्थली भेजा,
तो एक हफ्ते बाद बड़ा अजीब लगा, मन नहीं लग रहा था, घर की आदत थी, टीवी की आदत थी, चित्रहार की आदत थी, और मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो वीसीआर हम हमारे घर किराए पर आता था, हम पूरी पूरी रात पिक्चरें देखते थे। हमारा वो वाला बहुत कंफर्ट जोन वाला मिडिल क्लास होने के बाद भी जीवन था, क्योंकि देखिए पहले मोहल्लों में बड़ा प्यार होता था, सारे लोग शाम को थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते थे और वीसीआर किराए पर आ जाता था और एक साथ बैठ के देखते थे। तो उस टाइम पे पैसे नहीं चाहिए होते थे, माँ 4 दिन के लिए हमें पड़ोसियों के घर छोड़ जाती थी, वो हमें खाना खिला देते थे, भाभी नहला भी देती थी, और वही हमारी माँ थी। ये तो आपने जीवन देखा ही है, ठीक है। क्योंकि आज के यूथ के लिए ये बड़ी अजीब बात होगी कि अभी तो आप कह रहे थे कि आप मिडिल क्लास से थे, लेकिन हमारा बड़ा गरीब होके भी ना हम बड़े अमीर थे। उसका रीजन है, हम छत पर जाके पतंग उड़ाते थे, हम खो खो खेलते थे, हम छुपन छुपाई खेलते थे, हम स्टेपू खेलते थे, हम हमें भूख लगती थी, हम पड़ोस वाली आंटी को कहते थे आंटी मम्मी नहीं है, खाना दे दो, पराठा दे दो, हमें कोई शर्म नहीं आती। तो मेरी मदर ने मुझे वनस्थली विद्यापीठ जब भेजा तो एक हफ्ते बाद मेरा वहाँ मन नहीं लगा, क्योंकि मुझे वो सब आज़ादी नहीं मिल रही थी। वहाँ सुबह 3 बजे उठना पड़ता था, वहाँ पर एक हॉस्टल में 500 लड़कियां थी और 4 बाथरूम थे। अब 500 लड़कियों को जब नहाना है और 8 बजे से पहले अपनी क्लास में पहुंचना है, तो साबुनदानी के समझिए जैसे ये पानी का गिलास है, ये अगर राखी का है तो राखी नहाएगी, इसके पीछे अर्चना का है तो वो नहाएगी, इसके पीछे प्रियंका का है तो वो नहाएगी, तो हम साबुनदानियों से नहाया करते थे, जिसका जैसे नंबर है। तो मेरे लिए बड़ा अजीब था, शुरू शुरू में मुझे आदत नहीं थी जल्दी उठने की, मेरे लिए बड़ी विचित्र बात थी, मैं नहाने में लेट हो जाती थी, खाने में लेट हो जाती थी। तो मैंने उस टाइम पे तार चलता था, मैंने अपनी मदर को एक तार करा, जिसके पैसे भी मेरे पास नहीं थे। मैंने उस तार में अपनी फ्रेंड से पैसे लिए, जो कि नई नवेली अभी फ्रेंड बनी थी, और उसमें लिख दिया राखी को सांप ने काटा। फोन्स होते नहीं थे, मैं आपको क्लियर करूँ। तो मेरी मदर 2 दिन बाद, वो तार मिलने के 2 दिन बाद मेरी मदर आ गई, मेरी क्लास चल रही थी, मेरी मदर ने बुलाया क्या हुआ, तो मैंने बोला मुझे यहाँ रहना नहीं है, मैंने आपसे झूठ बोला था और मुझे कोई सांप वाप नहीं काटा है और आप मुझे ले चलो। मेरी मम्मी ने कान के नीचे रखकर खींच के थप्पड़ मारा। मेरी मम्मी ने हॉस्टल से मेरा सारा सामान उठाया और गाड़ी में रखा, और मुझे लगा फाइनली यस, अब मैं जा रही हूँ, मेरी माँ मुझे लेके जा रही है। वहां पर एक बहुत बड़ा कुआं था, जहां मैं वनस्थली विद्यापीठ में अभी भी होकर आई हूँ, पिछले 1 महीने पहले मेरा बेटा भी मेरे साथ गया था। स्टिल वो कुआं आज भी वहां पर है, पहले वो खुला था, अभी वो जाली से ढक दिया गया है। तो मेरी मदर ने वो सारा सामान कुएं के पास फेंका और बोला इसमें कूदो, मैं तुम्हारी लाश लेकर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें वनस्थली से लेके नहीं जाऊंगी। और मेरी माँ गाड़ी में बैठी और ये गई और वो गई, और उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा। सो फॉर सम टाइम मुझे लगा कि मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती है। धीरे धीरे अब ये बात समझ में आ गई कि यहाँ से जाना तो है नहीं, यहीं पे रहना है। तो फिर ऐसा दोस्ती, ऐसा प्यार, ऐसा लगाव और ऐसा झटका लगा 3:30 बजे उठने का, कि उठना है, नहाना है सबसे पहले। ये आदत मुझे कहाँ से पड़ी। ओके। लेकिन आपने कहा एज ए एस्ट्रोलॉजर, देखिए मैं अगर एकादशी पे खुद चावल खाऊंगी तो मैं आपको नहीं बोल सकती। मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पन्ना पहनो, मैं खुद नहीं पहनूंगी तो आपको नहीं बोल सकती। ये मेरी आदत है, और इसके पीछे मैं आपको गांधी जी की कहानी छोटी सी जरूर सुनाना चाहूंगी। गांधी जी के पास एक औरत गई और बोली मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, आप प्लीज इसे बोलिए कि गुड़ खाना छोड़े। तो गांधी जी ने कहा तुम मेरे पास 1 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ते बाद वो औरत फिर गई, गांधी जी से बोली, गांधी जी ने बोला बेटा तुम क्यों गुड़ खाते हो, गुड़ खाना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, इससे दांतों में भी प्रॉब्लम होती है, मत खाओ। उस औरत को बड़ा गुस्सा आया। उस औरत ने कहा तुम आप क्या हो, आप क्या हो, ये बात 1 हफ्ते पहले बोल देते, 1 हफ्ता इंतजार क्यों कराया। तो गांधी जी मुस्कुराए और बोले मैं भी बहुत गुड़ खाता था, पहले 1 हफ्ता मैंने गुड़ खाना छोड़ा है और देखा है कि क्या मैं छोड़ पाता हूँ नहीं पाता हूँ, क्या मुझे कंट्रोल होता है नहीं होता, तब इसे बोला। सो यही मेरी जिंदगी का पैटर्न है, ये कहानी मैंने अपनी जिंदगी में उतारी हुई है। मैं किसी को भी बोलूं कि आप ये काम करो, उससे पहले मैं खुद करती हूँ। और ये दिखावे के लिए यकीन मानिए बिल्कुल नहीं है। अगर दिखावे के लिए होता तो 22 साल नहीं चलता। यूट्यूब पर मुझे 8 साल 9 साल हो गए, नहीं चलता। कभी तो खत्म होता, कभी तो बंद होता। आप मेरी पिछले 4 से 5 साल की ही वीडियो उठाकर देख लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको सुबह की ना मिली हो तो आप कहिए आपको मेरी सुबह की वीडियो जरूर मिली हो। जी जी ज़रूर, हमेशा मिलती है। और मैम जैसे आपने बताया कि संस्कार जो थे, जो आपकी मदर ने आपको दिए, तो उनका बहुत इफेक्ट है आपकी लाइफ में। लेकिन क्या आजकल के यूथ में, या कह दीजिए हम लोगों में भी, हम लोग क्या अपने बच्चों को दे पाते हैं संस्कार, या बच्चे ग्रहण कर पाते हैं? नहीं, आप तो बहुत अच्छी हैं, मैंने आपको देखा है। ये लीना जी हैं, मेरी फ्रेंड है, और ऐसी एक छोटे से एक इवेंट में लीना जी और मेरी मुलाकात हुई थी। लीना जी जो मेरा यूट्यूब परिवार, इंस्टा परिवार में, मैं इनका इंट्रोडक्शन दे दूं कि इस वक्त भी जो कपड़े मैंने पहने हुए हैं वो इन्होंने ही सिले हैं मेरे लिए। ये मेरी एडवाइज़र हैं, ये मेरी डिज़ाइनर हैं, मेरे सारे कपड़े यही बनाती हैं, और मेरे घर के जितने भी फंक्शंस होते हैं उसे भी लीना जी ही करती हैं। मैं कई बार लीना जी के बारे में आप लोगों को बता चुकी हूँ। शी इज़ द बेस्ट, शी इज़ द भाभी, जिसे आप भाभी कह सकते हैं, मुंह बोली भाभी और हर ताले की चाबी। तो शी इज द बेस्ट। इनमें सबसे अच्छी नेचर लीना जी में क्या है, शी इज वेरी डाउन टू अर्थ, और
कितना भी गुस्सा कर लो। अभी मेरी इनकी कुछ दिन पहले लड़ाई हुई किसी बात पर और मैंने बहुत ज्यादा गुस्से में बोल गई। जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो आधे घंटे बाद जाके मैंने इन्हें सॉरी बोला और मैंने कहा मुझे लग रहा है मैं ज्यादा बोल गई लीना जी, I'm सॉरी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। बट इनको लगा जैसे मैंने कुछ कहा ही नहीं। तो ये इस तरह की पर्सनैलिटी है, मेरी तारीफें कर रही है बट ये खुद तारीफ का एक बहुत बड़ा भंडार है। अरे नहीं मैम, और आप इनसे कोई भी काम करवा लीजिए, कोई भी इवेंट करवा लीजिए, आप इनसे कोई भी ड्रेस डिजाइन करवा लीजिए, मतलब एवरीथिंग। आप सोचिए आपको लीना जी से क्या कराना है, वो यहाँ रेडी होगा। लीना जी देखिए, यूथ की अगर बात करूं तो हर बच्चा अपने माँ बाप को देख के कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। इनफैक्ट आजकल कलयुग में थोड़ा सा चेंज है। मैं भी देव को देख के बहुत कुछ सीखती हूँ, आप भी अपनी औलादों को देख के बहुत कुछ सीखती होंगी। अब पता है क्या है, पहले हम अपने पेरेंट्स को देखकर सीखते थे। अब हमारा बच्चा हमें बताता है मम्मी पेटीएम ऐसे करते हैं, मम्मी ट्विटर पे ऐसे लिखते हैं, मम्मी इंस्टा पे रील ऐसे डालते हैं। अब हम सुनते हैं एक नया फीचर आया है तो मुझे नहीं पता होता वो क्या है। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं देव से पूछती हूँ देवा ये कैसा है, तो देव मुझे टीच करता है, मुझे समझाता है। तो इस यूथ में और हम में सिर्फ इतना फर्क है कि हमारे बच्चे हमसे सीखते थे, हम इनसे सीख रहे हैं। आज भी बहुत युवा हैं मेरे पास। परसों एक लड़का आया, वो मुझे देख रहा था, मैं उसे देख रही थी, वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, मैं आपको इतने सालों से वीडियो में देख रहा हूँ, पहली बार देख पा रहा हूँ। आप यकीन मानिए वो 24 से 25 साल का लड़का था और उसकी मदर ने बोला ये आपकी तरह सुबह जल्दी उठता है, आपको फॉलो करता है, आपके जैसे सारे काम करता है, ये एकादशी के व्रत रखता है। तो मैं कैसे मान लूं कि युवा नहीं कर रहे? जहां पर बच्चों को कोई भी एक अच्छी चीज मिलती है वहां बच्चे क्रिप जरूर करते हैं। हाँ, लेकिन इस यूथ में एक बात है, युवाओं में वो हर बात के पीछे उनके इफ एंड बट्स होते हैं। ये बताओ ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो ठीक है आप पूछो, हम जवाब देंगे। नेचुरल जवाब तो उनको नहीं चाहिए, क्योंकि जब अगर हम ही नहीं जवाब देंगे तो कौन देगा। आपको एक फ्रेंड आई मेरे पास बहुत क्लोज, आज से करीबन 15 साल पहले। उसका बच्चा स्पेशल चाइल्ड था। उसके बच्चे ने उससे ये पूछा कि रावण क्यों उठाकर ले गया सीता जी को। इसका जवाब देने पर उसे डांटने लगी। तो मैंने बोला तुम्हें इसका जवाब देना चाहिए, डांटना क्यों चाहिए? आप हमें लगता है कि रावण सीता को गलत मंशा से ही लेके गया था, बस यही तो समझने की बात है। किसी गलत मंशा से नहीं ले गया था। वो चाहता था कि राम जी का वध उसके हाथ से, राम जी के हाथों से उसका वध हो और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, इसलिए ले गया। तभी तो कहते हैं ना, उस युग के तो जो विलन था, जिसको हम एक रावण को विलन अगर हम मानते हैं, तो वो भी इतना वो था कि उसने कभी उसको कहते हैं ना टच भी नहीं किया सीता को। और राम और सीता को युद्ध से पहले एक हवन करना था, एक पूजा करनी थी जीत के लिए। रावण खुद उस हवन में सीता जी को लेकर आया था, बस इस शर्त पर कि तुम राम से कोई बात नहीं करोगे। मतलब पहले ना मैं आपको बताऊं, दुश्मनी भी होती थी ना तो वो भी संस्कारों और तमीज के साथ होती थी। लेकिन आजकल अगर सड़क पर गाड़ी भी लग जाए तो हम अपनी भाषा, मर्यादा और इंसानियत को बिल्कुल भूल जाते हैं। बस इतना फर्क है। बस मैं वही आपसे ये चीज मैं पूछ रही थी कि जो संस्कार होते हैं बच्चों में, संस्कार होते हैं, माना कि हम उनसे नई टेक्निक सीख रहे हैं, लेकिन जो बेसिक संस्कार हैं वो तो हमें ही देने हैं। बट आजकल मैंने माएँ भी देखी हैं ऐसी कि वो अपने में ही लगी रहती हैं, बच्चों को संस्कार नहीं, मतलब मोबाइल दिया और छोड़ दिया कि बेटा जो मर्जी कर ले। तो क्या मतलब किस टाइप से हम आप लोगों को बताएंगी या कहते हैं ना कि एजुकेट करना चाहेंगी माओं को कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को थोड़ा सा सब वो दे, संस्कार दे पाए। वैसे तो हम माओं को एजुकेट करने वाले कोई भी नहीं है, फिर भी एक छोटा सा संदेश। हर घर का अपना एक तरीका और रूल होता है। बस मैं आपको ये बताऊंगी, आपका जीवन संस्कारों से जुड़ा रहे, आपका बच्चा घर संस्कारों से जुड़ा रहे और आपके घर में कोई नकारात्मकता ना हो। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो महीने में एक बार अपने घर में कीर्तन, पूजा पाठ, कोई भी हवन, कोई भी सत्यनारायण भगवान की कथा, कुछ भी रखिए। ऐसा जरूर रखिए जिससे घर का माहौल पॉजिटिव हो और सबके फोन एक टेबल पर हो और पूरा परिवार उस पूजा में सम्मिलित हो। और बच्चों को कहिए जाकर इसकी शॉपिंग करके लाए, साथ में परिवार, मोहल्ला, बहनें, बेटियां, नंदो सबको बुलाइए और उस पूजा में सम्मिलित होने का रीजन बताइए कि इससे फायदे क्या है। आप ऐसे करेंगे, देखिए सीधी सी बात है, आज अगर मैं अपने जो पितर जा चुके हैं, मेरे ससुर नहीं है, मेरे फादर नहीं है, मैं उनको उनके नाम की अगर श्राद्ध करके रोटी नहीं निकालूंगी तो देव भी कभी नहीं निकालेगा। मैं उनकी तस्वीर अपने घर में लगाकर उसमें हार नहीं पहनाऊंगी तो देव भी कभी मेरी तस्वीर पे नहीं पहनाएगा। तो आप जो अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं वो कल आपके साथ भी नहीं होगा। जो करेंगे वही भरेंगे। जस्ट बिलीव इन कर्मा। जी, ये आपका मुझे लाइन बहुत अच्छा लगता है, जस्ट बिलीव इन कर्मा। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आज का स्वर्ग नर्क यहीं पे है, जैसा आप कर्म करेंगे उसकी आपको यहीं पे फल मिल जाएगा। अच्छा मैम, जैसे ना एस्ट्रोलॉजी में मैंने कई चीज़ें देखी हैं आजकल, जैसे आपका पाम रीडिंग हो गया, आपका कुंडली हो गया, आपका लाल किताब हो गया, फिर उसके बाद एक चीज़ मैंने देखी, पुनर्जन्म। आप पुनर्जन्म में कितना बिलीव करती हैं? बहुत साल पहले धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की भी एक पिक्चर आई थी, कुदरत, उनका
जो है दूसरा जन्म होता है, और बहुत अच्छी पिक्चर है, नहीं देखी तो आप हम्म। जरूर देखिएगा। और उस